नमस्कार। आज हम जानेंगे कि कोविड महामारी के चलते एमसीएचएन दिवस की माइक्रो प्लानिंग किस प्रकार से की जाएगी। आइए देखते हैं पीएचसी सज्जनपुर में डॉक्टर दिनेश और एलएचवी अनम्मा किस तरह से महामारी के चलते अपने माइक्रो प्लान्स को संशोधित करते हैं। सिस्टर, कोविड महामारी के बाद हमारी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बहुत प्रभावित हुई हैं। टीकाकरण नहीं होने से अन्य महामारियों का खतरा भी बढ़ सकता है और प्रसवपूर्व जांच न होने से मां व बच्चों के स्वास्थ्य भी प्रभावित होंगे। क्या आप सभी आशा व एएनएम को कल बैठक के लिए बुला सकती हो ताकि हम अपने एमसीएचएन के माइक्रो प्लान को संशोधित कर सकें? ठीक है सर, मैं सभी को फोन करके बुला लेती हूँ। सभी को नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी उचित सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि कोविड-19 के चलते हमारी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बहुत प्रभावित हुई। अब हमें सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए एमसीएचएन की सेवाओं को पुनः सभी लाभार्थियों तक पहुंचाना है। आप सभी के पास अपने क्षेत्र के माइक्रो प्लान तो होंगे, पर अब कोविड-19 की महामारी के चलते इन्हें संशोधित करना होगा। सत्र पर ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, इस हेतु 500 से कम की जनसंख्या पर एमसीएचएन सत्र लगाना होगा। सर, इस माइक्रो प्लान में हमें क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है? कंटेनमेंट एवं बफर जोन में स्थायी और आउटरीच सत्र नहीं लगाए जाने हैं, जबकि ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में दोनों ही सत्र लगाए जाने हैं, पर स्टैगर्ड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए लगाने हैं। इसके अतिरिक्त संस्थागत प्रसवों में नवजात बच्चों को बर्ड डोज देनी है, चाहे वह संस्था किसी भी जोन तथा श्रेणी में हो। और यदि कोई लाभार्थी स्वास्थ्य केंद्र में टीके के लिए आते हैं तो इस अवसर का उपयोग करते हुए उन्हें टीके लगाए जाने चाहिए। आउटरीच एमसीएचएन सत्र की योजना बनाते समय इन बिंदुओं का ध्यान रखें। अधिक से अधिक 15 लाभार्थियों पर एक सत्र आयोजित किया जाए। यदि लाभार्थियों की संख्या 15 से अधिक है तो शेष लाभार्थियों के लिए अगले दिन सत्र आयोजित करें। आने वाले लाभार्थियों तथा सेवा प्रदाता के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो व सत्र के दौरान लाभार्थियों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाए। सत्र हेतु पर्याप्त जगह के साथ हाथ की साफ सफाई तथा स्वच्छता की व्यवस्था हो। आइए अब जानेंगे आउटरीच सत्र के लिए स्टैगर्ड अप्रोच क्या है। एक सत्र पर ड्यू लिस्ट के आधार पर लाभार्थियों की संख्या 15 से ज्यादा है तो अतिरिक्त सत्र आयोजित करें। सत्र स्थल पर ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, इसलिए क्षेत्र को 2 या 3 भागों में बांटकर उन भागों के लाभार्थियों को अलग अलग समय पर बुलाएं। ध्यान रहे, एक समय पर 5 से अधिक लाभार्थी ना हो। लाभार्थियों को अलग अलग समय पर बुलाएं। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक सत्र पर सभी आवश्यक लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे कि वैक्सीन सहित वैक्सीन कैरियर, सिरिंजेस, स्टेथोस्कोप, दवाइयां, जांच किट, मास्क व दस्ताने, ममता कार्ड, हब कटर, हाथ धोने की सामग्री, लाल बैग, काला बैग, आरसीएचएच रजिस्टर, एनाफाइलेक्सिस किट एवं अन्य आवश्यक सामग्री। आइए अब जानेंगे एमसीएचएन सत्र के लिए आशा की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं। गर्भवती माता, धात्री माता व बच्चों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के स्थान व समय के बारे में सूचित करें। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को एक निश्चित समय अंतराल पर आने के लिए मोबाइल से सूचित करें। लाभार्थियों के साथ केवल एक अभिभावक को ही सत्र स्थल पर आने का अनुरोध करें। लाभार्थी के अभिभावक को भी कपड़े से बने या अन्य प्रकार का मास्क लगाकर आने के लिए अनुरोध करें। लाभार्थियों व अभिभावकों को साबुन से हाथ धोने के तरीके के बारे में बताएं व साफ सफाई रखने का अनुरोध करें। माइक्रो प्लान बनाने के लिए हम अपने सभी वार्ड, गांव, ढानी, हैबिटेशन, मोहल्लावार जनसंख्या, गर्भवती महिलाओं की संख्या, 0 से 1 वर्ष तथा 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों की संख्या पता होनी चाहिए। यह संख्या आप सभी के पास पहले से ही है। अब हमें प्रति 500 की जनसंख्या पर एक सत्र स्थल निर्धारित करना है। कुछ सत्र स्थल पहले से ही निर्धारित हैं। अतिरिक्त सत्रों के लिए ऐसे स्थानों का चयन करें जहां लाभार्थी आसानी से पहुंच सकें, जैसे चिकित्सा संस्थान, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन,
सामुदायिक भवन या स्कूल? एक चीज और, अभी तक हम लाभार्थियों को टीकाकरण के पश्चात 4 संदेश देते थे, पर अब कोविड महामारी के चलते हमें 7 संदेश देने हैं। पहला, कौन सा टीका लगाया गया है व यह टीका किस बीमारी से बचाता है। दूसरा, अगले टीकाकरण के लिए कब और कहां आना है। तीसरा, इस टीके के क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं व उनका प्रबंधन किस तरह से किया जाना है। चौथा, ममता कार्ड को सुरक्षित रखना है व इसे अपने साथ अगले टीकाकरण सत्र में लेकर आना है। पांचवा, अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में साबुन पानी से या सैनिटाइजर से साफ करते रहना है। छठा, मुंह को ढकने के लिए मास्क का उपयोग करना है तथा आंख, नाक, मुंह को छूने से बचना है। सातवां, एक दूसरे से कम 1 मीटर की सामाजिक व भौतिक दूरी बनाए रखनी है। माइक्रो प्लान बनाने के लिए कौन सा प्रपत्र उपयोग होगा, उसे कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में अनम्मा सिस्टर आपको विस्तार से बताएंगी। अब आप सभी माइक्रो प्लानिंग प्रपत्र की एक एक कॉपी ले लीजिए। मैं आप सभी को इसे कैसे भरना है समझा देती हूँ। सबसे पहले इस प्रपत्र के ऊपरी भाग में हम अपने उपकेंद्र, सेक्टर, ब्लॉक, जिला आदि के विवरण को भर लेंगे। इसके बाद हमें सी कॉलम में उपकेंद्र क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी वार्ड, गांव, मोहल्ले, ढानी, हैबिटेशन आदि के नाम लिख लेने हैं। नगम्मा सिस्टर, अब आपके फतेहपुर गांव का ही उदाहरण ले लेते हैं, जहां 1000 की आबादी है, 16 गर्भवती महिलाएं हैं व 14 बच्चे हैं। अब इस सत्र को हम 2 में विभाजित करेंगे। एक तो हम आंगनवाड़ी केंद्र पर ही रखते हैं, दूसरे को हम स्कूल में प्लान कर लेते हैं। फतेहपुर में हम पहले प्रथम बृहस्पतिवार को सत्र करते थे। चूंकि अब 2 सत्र हो गए हैं, तो हम पहला फ्राइडे दूसरे वाले सत्र के लिए निर्धारित कर लेते हैं। फतेहपुर में हमारी मोबिलाइजर आशा चुन्नी देवी हैं। अब ये दोनों ही सत्रों पे लाभार्थियों को मोबिलाइज करके लाएंगी, तो दोनों सत्रों में इनका नाम भर देते हैं। वैक्सीन वितरण के लिए राजा राम जी जो पीएचसी से हमारे पास वैक्सीन लेके आते हैं, ये अब दोनों ही सत्रों पे वैक्सीन लेके आएंगे। आज हमने सीखा कि कोविड महामारी के दौरान एमसीएचएन सत्र की माइक्रो प्लानिंग कैसे करनी है। अब आप कुछ समय ले लो और अपने अपने क्षेत्र के माइक्रो प्लान बनाकर मुझे दे दो।